ठीक है जी। चलिए मेरे भाई शुरू करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का एलिफेटिक कंपाउंड्स के लेक्चर नंबर 2 में वेलकम किया जाता है। कल की क्लास में हमने केवल सिलेबस डिस्कस किया था कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। दूसरी बात आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताई थी, कितने टाइप की रिएक्शंस होती है। अब हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म को मैं वन बाय वन डिटेल करता हूँ यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस एग्जाम के लिए। चलिए मेरे भाई शुरू करता हूँ। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही होगी और आपने काफ़ी सारी यूनिट अभी तक तैयार कर ली होंगी और ये टाइम रिवीजन का चल रहा होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने टेस्ट को दीजिएगा और ये जितने भी टेस्ट आपके होंगे सारे के सारे टेस्ट हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज रहने वाली है यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस एग्जाम के सिलेबस के पैटर्न पर ये रहने वाली है। इसके अंदर क्या आपको मिलने वाला है मेरे भाई? इसके अंदर आपको टोटल 44 टेस्ट मिलने वाले हैं मेरे भाई, 44 टेस्ट, जिसके अंदर 28 जो टेस्ट होंगे आपके वो होंगे यूनिट वाइज टेस्ट। जैसे यूकेपीएससी ने आपके यूनिट बना के दे रखे हैं सेम उन्हीं यूनिट में होंगे जिनको हमने नाम दिया है माइनर टेस्ट। यानी 28 होंगे आपके माइनर टेस्ट। 6 टेस्ट जो आपके होंगे वो ब्रांच वाइज होंगे, यानी 2 इनऑर्गेनिक के होंगे, 2 ऑर्गेनिक के होंगे, 2 फिजिकल के होंगे, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, इस तरीके से। यानी टोटल 6 टेस्ट होंगे जिनको हमने नाम दिया है मेजर टेस्ट, जिसके अंदर आप अपनी ब्रांच को पता कर सकते हैं कि किस ब्रांच में आपके वीकनेस है, कौन सी ब्रांच आपकी स्ट्रेंथ है, आप पता कर सकते हैं। तो साथ ही साथ 10 टेस्ट आपको फुल लेंथ होंगे जिसमें आपके 5 टेस्ट पेपर फर्स्ट के होंगे और 5 टेस्ट पेपर सेकंड के होंगे। टोटल 10 टेस्ट होंगे मेरे भाई। तो कुल मिलाकर के टोटल 44 टेस्ट आपके चल रहे हैं। आप हमारी एप्लीकेशन 10 शिष्य की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक भी डाल दूंगा। और आजकल ऑफर चल रहा है मेरे भाई, तो आप जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा सकते हैं। अपने मुद्दे पर आता हूँ, अपने टॉपिक पर आता हूँ मेरे भाई, शुरू करता हूँ आज का अपना लेक्चर। देखिएगा कल की क्लास में लास्ट बात हमारी यहाँ पर रुकी थी मेरे भाई, हमने पढ़ा था रिएक्शन के टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमने कल की क्लास में इतना पढ़ा था, हमने कहा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और कुछ मिसलिनियस रिएक्शन थी। इन सारी रिएक्शन को आपको एक एक करके वन बाय वन पढ़ना है। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मेरे भाई। तो सबसे पहले बात समझो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक एक करके जरा समझिएगा। जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मेरे भाई तो ध्यान से समझना। पहले एक पॉइंट आपको यहीं पर समझा दूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं बोल रहा हूँ ये ट्रेडमार्क रिएक्शन है। ट्रेडमार्क रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। किसकी रिएक्शन है मेरे भाई? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की ये ट्रेडमार्क रिएक्शन है। और आप समझ सकते हैं, आप इतना जान लो कि अगर कहीं पर आपको एल्काइल हैलाइड दिखे तो आप समझ जाना कि पॉसिबिलिटी है वहाँ पर कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जरा समझिएगा क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं मेरे भाई या हेलो एल्केन्स जिनको आप बोलते हैं, हेलो एल्केन्स ये भी बोलूँ बुरा मत मानना, हेलो जो एल्केन्स होते हैं या एल्काइल हैलाइड बोलूँ वो मोर रिएक्टिव, या मैं मोर रिएक्टिव क्या बोलूँ, वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस पॉइंट को समझना तब पूरी बात क्लियर करूँगा, है ना। वेरी रिएक्टिव होते हैं, जरा समझो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर। मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बन की एक चेन है और इस कार्बन की चेन से कोई हैलोजन एक्स अटैच है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, सिंपल है बात। अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि कार्बन और हैलोजन में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ है ना। इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात। यानी कहने का मतलब ये जो कार्बन का सेंटर है यहाँ पर, ये कार्बन का सेंटर, ये कार्बन का सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है। ये तो बोलूँगा कि ये क्या है जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है।
क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज दैट इज न्यूक्लियोफाइल आ सकता है और इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। यही तो होता है कि अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, ऐसे बोलूँगा कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। तो हैलोजन का जो एल्काइल हैलाइड का जो कार्बन होता है वो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर आकर के अटैक कर सकता है, इसीलिए इन रिएक्शन को नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? इसीलिए इन रिएक्शन को नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सिंपल बात। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो आप यहाँ तक समझ गए। अब ये हैलोजन है, जब ये हैलोजन यहाँ से जाएगी, ध्यान समझना, ये तो चला जाएगा यहाँ से, जब अटैक होगा तो ये हैलोजन यहाँ से X नेगेटिव की फॉर्म में चली जाएगी, जिसको आप लिविंग ग्रुप नाम देते हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। तो होगा क्या मेरे भाई, सिंपल और सिंपल, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। यही तो होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? इसीलिए इस रिएक्शन को मैं और अच्छे से बोलूं तो न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के सेंटर पर अटैक किया, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक। और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर चेक करना, हैलोजन जहाँ पर थी पहले, उस हैलोजन की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, इसीलिए इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितना प्यारा है ये। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए इसको नाम दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल बात। तो कोई यानी कि एक एटम को हटा करके दूसरा एटम आ रहा है, ये करेक्टरिस्टिक और ट्रेडमार्क रिएक्शन है मेरे भाई एल्काइल हैलाइड की। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। अब हमने यही कहा था कल की क्लास में, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होती हैं, हमें दो तरीके की न्यूक्लियोफिलिक, दो क्या तीन बता देता हूँ, हमने वैसे चार पढ़नी है। यहाँ पर किन रिएक्शन की बात करूँगा, हमने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप SN1 रिएक्शन की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम SN2 रिएक्शन की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे मेरे भाई। और इसी में हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की बात करेंगे, यानी रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। इन सारी रिएक्शन को एक एक करके मेरे भाई पढ़ना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए शुरू करता हूँ सबसे पहले अपना SN1 रिएक्शन। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन मेरे भाई, सबसे पहले पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन। सुनिएगा जी, सबसे पहले आप हेडिंग डालें, दैट इज नंबर फर्स्ट मैकेनिज्म आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज एस एन। लिखने का तरीका देखिएगा, IUPAC ने बोल रखा है ऐसा लिखना, SN1 रिएक्शन। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मस्त और बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 रिएक्शन। पहले इसका नाम समझो, है ना, नाम समझो, नाम में मजा आ जाएगा, नाम में मजा आ जाएगा। उल्टा पढ़ दो, इधर से पढ़ना स्टार्ट करो। वन का मतलब दैट इज यूनिमोलिक्यूलर, एक एक करके बात एक्सप्लेन करूंगा। जब आप इसका रेट लिखेंगे तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मोलिक्यूल आएगा, तब नाम पड़ा यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। सिंपल है। एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट करेगा, और आपको पता है किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, तो लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा। बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में आपको बात बताई। जैसे एग्जांपल समझो SN1 रिएक्शन का। होता क्या है SN1 रिएक्शन, कि मान लो कोई एल्काइल हैलाइड RX है, न्यूक्लियोफाइल आया। पहले जनरल रिएक्शन समझाता हूँ, फिर एक एक करके इसकी मैकेनिज्म समझाऊंगा। होगा क्या कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को हटा, यहाँ पर हैलोजन की जगह, ध्यान से सुनना, हैलोजन की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और हैलोजन एज अ लिविंग ग्रुप की तरफ काम करेगा। इसी को आप बोलते हैं SN1। आप चेक करो SN1 रिएक्शन में हैलोजन की जगह पर, चेक करना, हैलोजन की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो मेरे भाई। अब एक और बात यहाँ पर क्या बात समझो, मैकेनिज्म के स्टेप समझो, है ना, कि ये कैसे कैसे हुआ, इसकी मैकेनिज्म समझो। और मैकेनिज्म से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखाऊंगा जो पेपर में आपसे पूछी जाएंगी, तो बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा। मैकेनिज्म, ये जो SN1 है, जरा सोचिएगा। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, ध्यान समझना। पहला स्टेप, हमेशा जब हम SN1 की बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? सबसे पहला स्टेप होगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सबसे पहले स्टेप में आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कैसे होगा सर कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन? इधर देखो जी, ये रहा, मान लीजिए एल्काइल हैलाइड RH है, सिंपल। आपको पता है R पे, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पॉजिटिव, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये बॉन्ड हेट्रोलेटिकली क्लीवेज होगा, यानी इस बॉन्ड का हेट्रोलेटिक क्लीवेज होगा, तो ये बन जाएगा R पर पॉजिटिव आ जाएगा और X आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये तो होगा जी, R पर पॉजिटिव आ जाएगा और X पर नेगेटिव आ जाएगा। R का मतलब कार्बन, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आने का मतलब कार्बोकैटायन। यानी पहला स्टेप जो बना वो बना कार्बोकैटायन। और ये जो X है, जो X क्योंकि मॉलिक्यूल को छोड़ करके गया है, उस मॉलिक्यूल को आप नाम देंगे लिविंग ग्रुप। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। तो पहला स्टेप जो होगा वो हमेशा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा जी। अब ये जो स्टेप है समझिएगा, यही इस रिएक्शन की जान है, और ये स्टेप स्लो स्टेप है। ये स्टेप स्लो स्टेप है। अब आप मेरे से पूछो कि सर ये स्टेप स्लो क्यों है? और जो स्लो स्टेप होता है, हर किसी भी रिएक्शन के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो वो बताएगा स्लो स्टेप। इसी को हम केमिकल काइनेटिक्स में बोलते हैं RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर आपको इस SN1 के बारे में कुछ भी जानना है तो यही स्टेप बताएगा, जो स्लो स्टेप होगा RDS। अब मेरे से पूछो कि सर ये स्लो क्यों है, तो स्लो होने की वजह चेक करो। एक तो इसका हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। ये जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मैं ये भी बोल सकता हूँ सिंपल वर्ड्स में कि कोई भी अनचार्ज मॉलिक्यूल चार्ज मॉलिक्यूल में जा रहा है, यानी ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल, मोर स्टेबल मॉलिक्यूल लेस स्टेबल मॉलिक्यूल्स में जा रहा है, तो इस रिएक्शन में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है जी। तो आप बोलेंगे कि अनचार्ज मॉलिक्यूल चार्ज मॉलिक्यूल में जा रहा है, और अनचार्ज मॉलिक्यूल कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एज का न्यूट्रल बोलता हूँ, न्यूट्रल बोलना ज़्यादा अच्छा होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल चार्ज मॉलिक्यूल में जा रहा है, इसीलिए हमारे पास क्या हो रहा है, ये स्टेप स्लो हो रहा है। तो पहला तो बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई कि पहले स्टेप में होगा क्या, कुछ नहीं होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब आप समझते हैं कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है उस पर। तो अब सेकंड स्टेप में आपके पास होगा स्टेप नंबर सेकंड, अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। सुनना जी, सही से लिखता हूं। अब आपके पास क्या होगा, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड। अब स्टेप नंबर सेकंड में इस कार्बोकैटायन पर अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल, तो मैं बोलूँगा सेकंड स्टेप होगा अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये ध्यान से समझना। ये रहा कार्बोकैटायन कार्बन पर पॉजिटिव, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब आएगा न्यूक्लियोफाइल दैट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इस पर अटैक कर देगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। और अटैक करेगा तो अटैक करने से कार्बन के साथ, या आर लिख देता हूँ, है ना, आर चल रहा है तो आर ही लिख दो, आर चल रहा है तो आर ही लिख दो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सही लिख देता हूँ, आर चल रहा है तो आर ही लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये रहा आर मतलब कार्बोकैटायन था। जब ये अटैक करेगा तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आपका जुड़ जाएगा। और ये जो स्टेप है रिएक्शन का, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप से ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। अब फर्स्ट स्टेप क्यों है, क्योंकि चार्ज स्पीसीज अनचार्ज या न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है जो फेवरेबल है, तो बहुत फास्ट ये प्रोसेस हो गई। तो इन दो स्टेप में SN1 रिएक्शन आपकी हमेशा काम करेगी। पहला स्टेप हमारे पास होगा SN1 का, दैट इज
हमेशा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और दूसरा स्टेप हमेशा आपका होगा दैट इज अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। यहाँ तक बात क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो इस मैकेनिज्म को देख करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे, उनको यहाँ पर लिखता हूँ। तो हेडिंग डालो, करेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। ये पेपर में पूछ सकता है ना, और एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए, जब आप डिटेल में मैकेनिज्म को पढ़ ही रहे हो तो आगे काम आएगा मेरे भाई। क्वेश्चन अप्लाई करते टाइम ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। कोई भी चीज़ आपको हवा में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अदर या तो पढ़ना है या तो छोड़ना है, दो ही काम होते हैं। बीच में केमिस्ट्री को कभी नहीं होती है, केमिस्ट्री बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है। या तो टॉपिक पढ़ो या स्किप करो, स्किप करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, स्किप करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दो ही तरीके हैं, या तो पढ़ो या तो स्किप कर दो। स्किप आप कर नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से समझो, करेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन। खास बात क्या क्या इस मैकेनिज्म से क्या क्या पॉइंट में सीखा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट ये है कि SN1 रिएक्शन जो होगी वो हमेशा दो स्टेप में होगी, यानी मैं बोलूँगा इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म। क्या बोलूँगा? इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म। तो हमेशा SN1 कैसा होगा मेरे भाई? हमेशा SN1 होगा टू स्टेप मैकेनिज्म। और दो स्टेप आपको पता लग गए। पहले स्टेप में हमेशा होगा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, कभी भी SN1, और दूसरे में होगा हमेशा अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बन के सेंटर पे। पहला स्टेप, पहली बात यह है। दूसरी बात, अगर हम रिएक्शन को ध्यान से देखें तो रिएक्शन में पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बन रहा है, यानी SN1 रिएक्शन रिएक्टिव इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है। कोई भी रिएक्शन दो ही पाथ को फॉलो करती है, या तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू या तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट के थ्रू। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दो ही रास्ते हैं, या तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट या कार्बोकेटायन। तो ये जो मतलब या तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट या तो ट्रांजिशन स्टेट। तो जो SN1 रिएक्शन होगी वो कार्बोकेटायन के थ्रू जाती है, यानी SN1 इट दिस रिएक्शन गो इट इज गोज टू, ऐसे लिख दूंगा, इट इज SN1 रिएक्शन है ना, इट इज गोज का मतलब SN1 रिएक्शन गोज थ्रू कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल आ सकते हैं कि SN1 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, याद रखेंगे। तो सवाल आ सकते हैं मेरे भाई कि बता SN1 किसके थ्रू जाती है, तो आप याद रखें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू जा रहा है। अब कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन आ रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, कार्बोकेटायन आ रहा है तो 11,000 वोल्टेज का झटका है, 11,000 वोल्टेज का झटका है। अगर कार्बोकेटायन आ रहा है तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। कार्बोकेटायन अगर आ रहा है दैट इज रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ध्यान से सुनना, अगर कार्बोकेटायन आ रहा है रिएक्शन में तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि रीअरेंजमेंट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बोकेटायन। तो ध्यान रहे, अगर कहीं पर कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो उसको हम करवाएंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, सारी चीज़ें बताऊंगा मेरे भाई, या रिंग एक्सपेंशन, सब कुछ बताऊंगा कार्बोकेटायन का। तो याद रखें पॉइंट नंबर सेकेंड कि ये जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगी। बिल्कुल सिंपल बात है। अब तीसरा पॉइंट, इस रिएक्शन का रेट लिखता हूँ, देखना जी, इस रिएक्शन का रेट लिखता हूँ। रेट मैंने बोला कोई भी इंफॉर्मेशन इस रिएक्शन के बारे में चाहिए तो ये स्टेप देगा, स्लो स्टेप। ध्यान समझो कैसे लिखते थे किसी भी रिएक्शन का रेट काइनेटिक्स में, रेट बराबर उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, मान लीजिए इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है, बोल देता हूँ जी के है, कॉमन ले लिया के है। अब स्लो स्टेप में अगर आप ध्यान से देखें, केवल और केवल एल्काइल हैलाइड दैट इज RX इन्वॉल्व हो रहा है, RX की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना, क्योंकि स्लो स्टेप में, क्योंकि अटैक तो दूसरे स्टेप में हो रहा है, दूसरे स्टेप से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें स्लो स्टेप से लेना देना है। तो इसका मतलब रिएक्शन का रेट जो होगा वो रिएक्शन का रेट एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। पॉइंट समझे। अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, और क्योंकि केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन में, या रेट लिखते टाइम
दैट इज वाई रिएक्शन का नाम पड़ा यूनिमोलिकुलर। बात क्लियर हुई? तो 1 कहाँ से आया? क्योंकि रेट लिखते टाइम रेट एक्सप्रेशन में एक ही मोलिक्यूल दैट इज एल्काइल हैलाइड ही हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज वाई रिएक्शन का मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1। सिंपल बात है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अटैक कर रहा है, जो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी SN1 रिएक्शन ये डिपेंड नहीं करता कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, यानी SN1 रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है कि कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बिल्कुल सिंपल। अब ध्यान से समझो ये तीसरा पॉइंट, सब इसी मैकेनिज्म से सारी बात याद कुछ भी नहीं करना है, याद कब तक करोगे ये पॉइंट, यहाँ पर समझो। अब क्या हो रहा है, ध्यान समझो। जो RDS स्टेप है, उस RDS स्टेप में ही कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक हो रही है। RDS स्टेप में ही कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक हो रही है, यानी कहीं ना कहीं इस बॉन्ड के नेचर पर भी ये डिपेंड करेगा। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा कि जब ये एल्काइल, यहाँ पर यहीं पर पॉइंट समझो कि जब ये पॉइंट समझिएगा कि क्योंकि ये रेट लिखते टाइम R और X पर डिपेंड कर रहा है, यानी डिपेंड कर रहा है एल्काइल हैलाइड पर, डिपेंड्स अपॉन एल्काइल हैलाइड R और X के बीच की बॉन्ड पर डिपेंड कर रहा है। सिंपल है। तो इस बात का मतलब ये होगा कि जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगी उतना हमारे लिए फेवरेबल बात है, उतना SN1 का रेट फास्ट आएगा, यानी जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगी इजीली बॉन्ड ब्रेक होगी, क्योंकि वो RDS स्टेप में ही कारनामा हो रहा है, इसीलिए वो SN1 का रेट ऑफ SN1 फास्ट आएगा, पॉइंट क्लियर है? रेट ऑफ SN1 फास्ट आएगा, यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नेक्स्ट पॉइंट कि अगर मैं आपसे बोलूँ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन लिखो, पॉइंट समझना, पॉइंट समझेगा। तो मैं बोलूँगा कि एक बार R के साथ फ्लोरीन लगा दिया, कार्बन के साथ क्लोरीन लगा दिया, कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा दिया, कार्बन के साथ आयोडीन लगा दिया, यस और नो। अब आपको पता है कार्बन तो सेम है सब जगह, हेलोजन है जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर बात? अब टॉप टू बॉटम जब आप पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं तो टॉप टू बॉटम चलने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी यानी ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम चलेंगे साइज बढ़ेगा, बॉन्ड वीक होगी तो आसानी से टूट जाएगी, यानी SN1 का रेट फास्ट होगा। यानी मैं आपसे पूछूंगा कि एक बार यहाँ पर फ्लोरीन लगा है और एक बार आपका आयोडीन लगा है, कौन फास्ट रिएक्शन देगा? तो आप बोलेंगे जो आई होगा वो फास्ट रिएक्शन देगा, जो आयोडीन होगा वो आयोडीन फास्ट रिएक्शन देगा। सिंपल बात है। अब ध्यान समझो एक और बात, एक और पॉइंट समझो, बहुत ही मस्त मस्त पॉइंट आपके लिए लिख के ला रखा हूँ। कितने पॉइंट हो गए मेरे भाई? F हो गए ना, F, जी तक चलता हूँ। बहुत ही मस्त पॉइंट है ये, सारा तुम्हारे लिए है जी पॉइंट नंबर जी समझो। हमने बोला कि जो रेट ऑफ SN1 होगा वो एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मैं बोल सकता हूँ? एल्काइल हैलाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं बोल सकता हूँ दैट इज एल्काइल हैलाइड। यस। अब एल्काइल हैलाइड में बात समझो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है, मान लीजिए एल्काइल हैलाइड है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। मान लीजिए आप RX है ना, मान लीजिए आपके पास है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड RX, सिंपल। और मान लीजिए आपके पास है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड RX, तो किस पर रेट फास्ट होगा चेक करो। एल्काइल हैलाइड हमने क्या करा, इस बार एल्काइल हैलाइड चेंज करा, यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रख दिया। पहला स्टेप में फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकैटायन का। अगर आपको पता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा तो जो कार्बोकैटायन बनेगा
वो कार्बोकैटायन आपको पता बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। जब ब्रेक होगा तो यहाँ से कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, आया ना। और 1 डिग्री जब यहाँ से ब्रेक होगा तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। जब यहाँ से ब्रेक होगा तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और आप जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। इसीलिए टर्सरी कार्बन पर जो SN1 रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी, वो फास्ट होगी। तो याद रखें, ऐसे कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता हूँ। तो टर्सरी कार्बन पर क्यों होगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे क्योंकि हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, क्योंकि हमारे पास जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा मेरे भाई। बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई, यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो सकती। एक और पॉइंट लिखता हूँ, जी के बाद एच पॉइंट, पॉइंट नंबर एच लिख देता हूँ मेरे भाई, आप समझिएगा। बहुत बेहतरीन बेहतरीन ये पॉइंट है। SN1 सॉल्वेंट का इफेक्ट चेक करते हैं ना, सॉल्वेंट कैसा सॉल्वेंट होगा जी, तो ध्यान से समझना। सॉल्वेंट यहाँ पर जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, अगर कहीं पर पहचानने, जब SN, जब सारी रिएक्शन आप पढ़ जाओगे तब ये सारे पॉइंट आपको काम आएंगे कि कब SN1 होगी कब SN2 होगी। उसमें आपको सॉल्वेंट का बड़ा रोल होता है जी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे वाटर हो गया, वाटर हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर हो गया, या HCl हो गया, कोई भी हो सकता है, जनरली वाटर होता है, या एटसेट्रा एटसेट्रा कोई और भी हो सकते हैं। तो पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट होते हैं वो हमेशा फेवर करते हैं, फेवर SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, फिर मैकेनिज्म पे आता हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मान लीजिए वाटर है, कार्बोकैटायन बना, तो ये जो कार्बोकैटायन होगा ध्यान से देखिएगा होगा क्या, मान लीजिए ये कार्बोकैटायन बना R पॉजिटिव और ये रहा X नेगेटिव, सिंपल है। वाटर मॉलिक्यूल आएगा, नॉर्मल बना दूं, ऐसे बना दूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वाटर मॉलिक्यूल OH H, OH, ये रहे वाटर मॉलिक्यूल, ये रहे जी वाटर मॉलिक्यूल H। आपको पता है ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव होगा सब जगह। तो ये पार्शियल नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देता है मेरे भाई, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देता है, इस कार्बोकैटायन को क्या कर देता है मेरे भाई, स्टेबलाइज कर देता है। तो ये जो कार्बोकैटायन है वाटर की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, इसीलिए अगर स्टेबल होगा तो मैंने बोला रिएक्शन उतनी हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन में है, स्टेबलाइज हो रहा है। ऐसी इसी तरीके से एक्स नेगेटिव को भी, लिविंग ग्रुप को भी वो स्टेबलाइज कर सकता है। वाटर के पास नेगेटिव पार्ट है यहीं पर समझो, तो ये नेगेटिव पार्ट इसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो लिविंग ग्रुप भी स्टेबलाइज हो रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों फेवर करते हैं, कोई आपसे पूछे, क्योंकि वो क्या करेंगे, स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। जैसे वाटर है तो स्टेबलाइज कर जाएगा वो कार्बोकैटायन। सिंपल बात है मेरे भाई, यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत हमारे पास है तो बताओ कि आप सर मर गए आज, कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई नहीं हो सकती। क्लियर है बात, अब आगे चलता हूँ, यहाँ तक सिंपल है बात। अब आगे चलता हूँ, एक पॉइंट और है जी, एक पॉइंट और है, पोलर प्रोटिक हो गया, रेट एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड हो गया, ये भी हो गया। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं हो सकती आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है बाहुल, सारे लोगों को क्लियर है कैसे आप रेट लिखेंगे, कैसे आप सारी चीज़ें लिखते हैं, किस किस तरीके से आपको रिएक्शन के बारे में लिखना है। ये है SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म। आगे चलूँगा, अब चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। पहला ये तो हुई मैकेनिज्म से हमने सारी बातों को कंक्लूड करा, सारी बातों को हमने जाना। एक पॉइंट और याद आ रहा है मुझे, एक पॉइंट और लिखता हूँ कि होता क्या है जनरली, जनरली होता क्या है यहाँ पर समझना। एक और पॉइंट समझाता हूँ फिर आगे ही चलूँगा, एक और पॉइंट समझना है ना। आगे क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब वाटर ही इन रिएक्शन में, वाटर दैट इज H2O, इसको सॉल्वेंट भी बोलते हैं, सॉल्वेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल। जब सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे
तो ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। सोल्वोलाइसिस रिएक्शन, सोल्वोलाइसिस रिएक्शन याद रखिए। ऐसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं मेरे भाई? सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। तो जब जब सॉल्वेंटी न्यूक्लियोफाइल का काम करे तो ऐसी रिएक्शन को नाम देता है सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। यानी आज के बाद अगर उसने बोला सोल्वो ऑर्डर ऑफ सोल्वोलाइसिस रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ सोल्वोलाइसिस रिएक्शन, यानी वो आपसे ऑर्डर ऑफ SN1 पूछ रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ SN1 पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई। तो कभी भी मैं आज के बाद सवाल बनाऊं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्वोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो आप समझ जाना कि ये ऑर्डर जो पूछा जा रहा है वो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर ही पूछा जा रहा है। सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। यहाँ तक हुआ रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब चलता हूँ नेक्स्ट और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर हम चर्चा करते हैं मेरे भाई अब, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसको विशेष ध्यान रखें, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ध्यान से सुनना। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। आप मास्टर्स लोगो तो आपके उसमें चांसेज हैं कि ये पक्का आ सकता है। और कभी रिएक्शन भी दे दूंगा मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो ध्यान समझो। SN1 में स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री। फिर से वही बात, RDS स्टेप में आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। RDS स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो आया था वो इन्वॉल्व हुआ था कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। क्या था? क्या बना था? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और आप जानते हैं कि कार्बोकैटायन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी कार्बोकैटायन प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर या प्लेनर स्पीसीज है, प्लेनर स्पीसीज है। क्या है मेरे भाई? कार्बोकैटायन एक प्लेनर स्पीसीज है। मतलब मान लो एक कार्बोकैटायन बनाओ छोटा सा, ये रहा, है ना। मुद्दा भी ये नहीं है कि क्या है मामला। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दूँ, है ना, यहाँ पर लिख दूँ अबव द प्लेन, नहीं अबव द प्लेन तो नहीं बनाऊंगा इसमें, ऐसे नॉर्मल बना देता हूँ। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। कार्बोकैटायन बना तो आपको पता है परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल में ये वैकेंट p ऑर्बिटल है जो परपेंडिकुलर है, जो वैकेंट है। यानी ऐसा है कार्बोकैटायन, मान लीजिए कार्बन बीच में, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है मेरे भाई, है ना। ये ऐसे ट्राइंगल बना। अब इस ट्राइंगल के ऊपर एक नीचे इस तरीके से एक p ऑर्बिटल है वैकेंट। ये p ऑर्बिटल है वैकेंट। कैसा है ये प्लेनर कार्बोकैटायन है। और प्लेनर कार्बोकैटायन है तो इसके परपेंडिकुलर जो है एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने, न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने। न्यूक्लियोफाइल के पास पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसको ऐसे समझो, वो आगे से भी अटैक कर सकता है और वो पीछे से भी अटैक कर सकता है। आप आगे पीछे बोल सकते हैं, ऊपर नीचे बोल सकते हैं। आगे वैसे आगे और पीछे बोला जाता है कि ऐसा है ना कार्बोकैटायन अगर प्लेनर, तो ये परपेंडिकुलर मान लो आपकी ऐसे ट्रायंगल बना, एक ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। यानी दोनों साइड, बोथ साइड अटैक कर सकता है। जब ये आगे से अटैक करता है तो यहाँ पर बोलूंगा फ्रंट साइड अटैक। अटैक क्या बोलूंगा? फ्रंट साइड अटैक। बिल्कुल सिंपल बात है, इसको बोलूंगा फ्रंट साइड अटैक। और जो ये होगा इसको बोलूंगा बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। तो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है मेरे भाई और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। इसीलिए जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से सुनना, इसीलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो 50% फ्रंट साइड से बनेगा और 50% हमारे पास बैक साइड से बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? 50% आपका फ्रंट साइड से बनेगा और 50% आपका बैक साइड से बनेगा। और अगर आप थोड़ा बहुत स्टीरियो पढ़ते हैं, यानी डी आइसोमर बनेगा और एल आइसोमर बनेगा। ये तो होगा जी, डी आइसोमर बनेगा और एल आइसोमर बनेगा। थोड़ा बहुत तो समझते, आज समझदार हैं आप, थोड़े बहुत तो समझदार हैं आप। और जब कोई चीज 50 ये बन रहा है और 50 ये बन रहा है, दोनों 50-50 बन रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इक्विमोलर मिक्सचर। क्या बोला हमने? दैट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ
टू एनांशियोमर, एनांशियोमर है जी। ज़्यादा टफ तो नहीं हो रहा है? अगर टफ हो रहा है तो मेरे भाई स्टीरियो पढ़, स्टीरियो पढ़ अच्छे से। अगर टफ लग रहा है तो मेरे भाई स्टीरियो पढ़, बेहतरीन ढंग से स्टीरियो को पढ़। ये टफ तो नहीं है। ये इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनंशियोमर, दो इनंशियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर बन रहा है मेरे भाई। और इसी इक्विमोलर मिक्सचर को आप नाम इसी इक्विमोलर मिक्सचर को आप नाम देते हैं रैसमिक मिक्सचर। क्या बोलता है मेरे भाई? रैसमिक मिक्सचर। तो इन SN1 रिएक्शन रैसमिक मिक्सचर बनता है। इन SN1 रिएक्शन रैसमिक मिक्सचर बनता है। और जिस रिएक्शन में रैसमिक मिक्सचर बनता है उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं रेसिमाइजेशन। क्या नाम देते हैं मेरे भाई? रेसिमाइजेशन। तो आप रेसिमाइजेशन तो आप बोलेंगे इन SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, 50% डी आइसोमर बनता है और 50% एल आइसोमर बनता है, या 50% आर आइसोमर बनता है और 50% एस आइसोमर बनता है। और करेक्ट कर दिया ले मेरे भाई। तो 50% आर बना, 50% एस बना, तो इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर बना, रेसिमाइजेशन। लेकिन इन रियलिटी क्या 50-50 बन सकता है? चेक करो। जब ये था आपके पास, ये था, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर समझो। होता क्या है एक्चुअल में, जो कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स ये लिखती हैं, छोटी किताबों में लिखा रहता है 50-50, लेकिन स्टैंडर्ड बुक क्या लिखती हैं? इसी के कहीं ना कहीं आसपास जो होगा वो लिविंग ग्रुप भी घूम रहा होगा। इसके तो आसपास होगा भाई, वो लिविंग ग्रुप होगा जो यहाँ पर आसपास ही घूम रहा होगा। तो कहीं है, मान लो या ऊपर है या नीचे है, तो कहीं ना कहीं अगर वो मान ले ऊपर है, यहीं पर कहीं लिविंग ग्रुप घूम रहा है आसपास, घूम रहा है आसपास, तो न्यूक्लियोफाइल को वहां से अटैक करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी हो सकता है। तो इन रियलिटी जो अच्छी किताबें होंगी, जो बुक्स होंगे, वो बुक्स कभी नहीं लिखेंगी रियलिटी, इन रियलिटी कभी नहीं लिखेंगे कि 50-50 बनता है। मैं इतना बोल सकता हूँ कि हाँ, जो एक आइसोमर है वो थोड़ा ज़्यादा बनता है और एक आइसोमर थोड़ा कम बनता है। एक आइसोमर थोड़ा ज़्यादा बनता है तो मैं मान ले ऐसे बोल सकता हूँ कि एक मान ले आर वाला ज़्यादा बना तो 49% जो है वो एस बना और 51% जो बना वो आर बना। इन रियलिटी होता ही है, क्योंकि आसपास लिविंग ग्रुप भी घूम ही रहा होगा। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी स्टीरियो केमिस्ट्री में लाजवाब है। एक सवाल कीजिएगा, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है मेरे पास। ऐसे ही मेरे भाई यही है जी, सवाल लिखता हूँ, सवाल तो मैं ला रखा हूँ, दुनिया भर के सवाल हैं, सवालों की तो बाढ़ आ जाएगी। क्वेश्चन ध्यान से समझना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, आप खुद करेंगे, मैं भी लिखूंगा। कहना क्या चाह रहा हूँ, सवाल ये है कि व्हाट वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। आपको क्या बताना है? रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बताना है। ये है, मान लीजिए कार्बन, इससे Br लगा हुआ है, Br के साथ साथ यहाँ पर अटैच है CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे लगा हुआ है मेरे भाई। यहाँ पर बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन हमारे पास रखा हुआ है CH3, और यहाँ पर अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन आपका रखा हुआ है CH3 CH2, ये रखा है मेरे भाई। और इसको रिएक्ट करवाओ कि आप वाटर के साथ, यानी ये सोल्वोलाइसिस हो गया, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाओ। अब बताओ, ध्यान समझे, आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है और उस फाइनल प्रोडक्ट की आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है। ध्यान समझो, सबसे पहले इसको समझो। CIP रूल लगाओ, कान इनगोल्ड प्रिलोग्लोर, हायर प्रायोरिटी, हायर एटॉमिक नंबर वाले को प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको RS निकालना आता होगा, नहीं आता तो कमेंट करें, स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, लेकिन मस्त मजा आएगा ऐसे। हाईएस्ट प्रायोरिटी को नंबर फर्स्ट दिया, सेकंड नंबर इसे दिया, थर्ड नंबर इसे दिया, फोर्थ नंबर इसे दिया, है ना। अब चेक करते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है तो हमने घुमाया एस आया जी, यानी ये जो है ये है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है एस, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है एस। लीव करा, अभी क्या है इसकी कॉन्फ़िगरेशन? एस है, एस है जी। अब हेलोजन ने लीव करा, हेलोजन ने लीव करा तो ये बना ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ये ऐसा बना एच एच एच। यस, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल इसके पास, बना देता हूँ इसे, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब ओ एच नेगेटिव के पास
दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि OH नेगेटिव, यहाँ और बीच में लिखता हूँ इसे, या ऐसे बोल देता हूँ OH नेगेटिव यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे लिखूँ कि पहले इसने इस साइड से अटैक करा है ना, इस साइड से जब इसने अटैक करा इस साइड से, तो क्या होगा, ये कार्बन इधर जुड़ गया OH, वही जुड़ गया भाई साहब, क्योंकि OH, अरे यार ये तो पता ही होगा कि न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आएगा, यहाँ से OH नेगेटिव आएगा, है ना, इतना तो पता ही होगा यार, ये आ जाएगा और मोलिक्यूल एज इट इज हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दूँ, आप बुरा ना मानेंगे, C3 ऐसे लिख दूँ, बुरा ना माने, H8 बुरा ना मानना जी, क्योंकि समय की कमी है। उसके बाद ये कहाँ था, ये इस तरीके से था, और ये था जी दिस वन, उसके बाद ये था बिलो द प्लेन CH3 और अबोव द प्लेन CH3 C2H5। कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नहीं थर्ड ये हो जाएगा, नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है। ये हुआ कॉन्फ़िगरेशन आपका आर, ये कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मेरे भाई आर, सेम टू सेम जैसा ये करा, तो एक बार अटैक करके यहाँ से भी तो अटैक कर सकता है। जब यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ मोलिक्यूल, ये रहा दिस वन, यहाँ से अटैक करा तो ये रहा दिस वन OH, यहाँ पर बिलो द प्लेन और यहाँ पर अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन, है ना। यहाँ पर क्या था, अबोव द प्लेन पे चेक करो, अबोव द प्लेन ये था मोलिक्यूल, अबोव द प्लेन पे था आपके पास C2H5, बिलो द प्लेन पे CH3, अलोंग द प्लेन था आपका पास C3H8, ये था। कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, 1 C3H8 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन, तो आपके पास आ रहा है दैट इज S। तो मैंने वही बोला कि दोनों आइसोमर बनेंगे, S आइसोमर भी बनेगा और R आइसोमर भी बनेगा, S आइसोमर भी बनेगा और R आइसोमर भी बनेगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब चीज़ है जी। कितना प्यारा सवाल था। तो ऐसे आप स्टीरियो केमिस्ट्री देखें, अभी हम 50-50 बोल देते हैं, लेकिन इन रियलिटी 50-50 नहीं होता। ये था पहला सवाल। वन मोर सवाल, वन मोर सवाल, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, सवाल नंबर दूसरा, है ना। सवालों की तो बाढ़ आ जाएगी यार, तुम एक बार बोलो तो सही कि सर हमें सवाल चाहिए। भाई साहब स्टैंडर्ड सवाल आएंगे जी, यहाँ पे देखना। फॉर द रिएक्शन सो बिलो, मान आप वो पूछना चाह रहा है कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है दिस वन, ये रिएक्शन आपको दे रखी है दैट इज सी एमी, एमी, ये सब्जेक्ट दे रखा है इस पे Cl, और वो बोलना चाह रहा है कि इस पर रिएक्शन करवा रहा हूँ KCN की, और प्रोडक्ट भी बोल दे रखा है बेचारे ने, पीएच बना देता हूँ, है ना, रिंग को पीएच लिख दिया, पीएच सी, इधर एमी, इधर Cn, यानी सब्स्टिट्यूशन हो गया, और इधर एमी। वो ये बोलना चाह रहा है कि फॉर द रिएक्शन सो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCN, अगर हम KCN की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCN को अगर हम डबल करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCN इंक्रीज द 4 टाइम, ऐसे बोलना चाह रहा है, इंक्रीज करी 4 टाइम, 4 गुना करी, 4 गुना करी, तो आपके पास, हमारे पास रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डबल होगा, 4 टाइम होगा, अनइफेक्टेड होगा या हाफ होगा, डबल होगा, 4 टाइम होगा, अनइफेक्टेड होगा या हाफ होगा। तो आप खुद दिमाग लगाओ, SN1 रिएक्शन हो रही है, कार्बोकटाइन, तगड़ा स्टेबल कार्बोकटाइन बन रहा है मेरे भाई, बेंजाइल कार्बोकटाइन, वो भी टर्सरी कार्बन के साथ। तो इसका मतलब अगर आप KCN पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा था, KCN पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा था, वो तो केवल एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा था। इसीलिए आप KCN के कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंज करो, अरे मेरे भाई लिखा था ये पॉइंट याद कर, तभी तो बोला था कि ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ही नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना नहीं 4 गुना कर दे मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिएक्शन अनअफेक्टेड रहेगा, इसका रेट अनअफेक्टेड रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 100 गुना भी बढ़ा दे फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेगा यहाँ से, तो रेट भी डबल होगा। कॉन्सेंट्रेशन को अगर यहाँ से डबल करेगा एल्काइल हैलाइड की, तो रेट भी डबल होगा, ट्रिपल करेगा तो ट्रिपल होगा।
4 टाइम करेगा तो 4 टाइम होगा, क्योंकि उस पर डिपेंड कर रहा था मेरे भाई। कितना प्यारा प्रीमियम बेहतरीन एग्जाम्पल था, ये था SN1 रिएक्शन मेरे भाई। सिंपल है, तब चल। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब चलता हूँ आगे। SN1 रिएक्शन आपको क्लियर हुई, SN1 रिएक्शन आपको क्लियर हुई। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैकेनिज्म का विशेष आप ध्यान रखें मेरे भाई, मैकेनिज्म का विशेष ध्यान रखें। तो SN1 इस तरीके से, बाद में फैक्टर्स बाद में पढ़ेंगे और कुछ होंगे तो। अब चलता हूँ SN2 मैकेनिज्म। सेकंड आप हेडिंग डालें, दैट इज SN2 मैकेनिज्म। सेकंड आप हेडिंग डालें मेरे भाई, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म। आप ध्यान से देखो, SN2 मैकेनिज्म है ना। SN2 मैकेनिज्म में आपके पास क्या होगा, पहले जनरल रिएक्शन को समझते हैं। जनरल रिएक्शन, अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूँ, वंस अगेन फिर से वही कि कोई एल्काइल हैलाइड RX है मान लीजिए। अब न्यूक्लियोफाइल आया मान लीजिए, वही फिर से बात, न्यूक्लियोफाइल होगा क्या, हैलोजन को न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट कर देगा, न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट कर देगा और हैलोजन काम करेगा एज ए लिविंग ग्रुप। वही है जी, बिल्कुल सेम जैसे पहले थे वैसे अब है जी, वैसे अब है। लेकिन जब आप इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे तो मैकेनिज्म से इसका बात पता लगेगी, है ना। तो सबसे पहले देखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म चेक करो ये। मैकेनिज्म हमारे पास क्या होगी, ध्यान से देखना। अब इसकी मैकेनिज्म जो SN2 की मैकेनिज्म है, नाम तो पता लग गया ना, 2 का मतलब बाइमोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। यानी जब आप रेट लिखेंगे तो रेट लिखते टाइम 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, तब आया बाइमोलिकुलर। यस। अब देखो मैकेनिज्म, एक्चुअल में ये एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन क्या होती है जी, एक ही स्टेप में होती है। होता क्या है कि एल्काइल हैलाइड इसी स्टेप में, सिंगल स्टेप है जी, एक स्टेप है इसका, न्यूक्लियोफाइल आता है बैक साइड से, पीछे से। क्या करता है जी, बैक साइड अटैक आता है और एल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है। क्या बोलता है इसको, इसको बोलता है बैक साइड अटैक, और सही से लिखूंगा, इसी को बोलता है बैक साइड अटैक। तो हमेशा SN1 में, SN2 में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और कार्बन के सेंटर पर बैक साइड पीछे से अटैक करेगा, है ना, अटैक करेगा। और जब पीछे से अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा मेरे भाई, ध्यान से समझना। इसी अटैक को एक नाम और, इसी अटैक को हम बोलते हैं रिमोट अटैक, रिमोट अटैक। सिंपल, पीछे से आएगा, अटैक करेगा। अब आपको ये भी पता है कि R जो होगा उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, बैक साइड से अटैक करा, और बैक साइड से अटैक करने के बाद वैसे ही लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और X नेगेटिव बना, X नेगेटिव बना। लेकिन इसको और अच्छे से समझ आ रही है यहाँ पे, समझ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर CH3 होता, जैसे इसको और अच्छे से समझाओ, यहाँ पर मान लीजिए CH3 होता है ना, ऐसे लिखता हूँ, तब और ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बनेगी और कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, और अच्छे से इसको समझ कि तब और डिटेल, ये तो समझ गया कि हमेशा क्या होगा जी, बैक साइड अटैक होगा, इतनी तो बात क्लियर है। अब होगा क्या, जब बैक साइड अटैक होगा तो ये इस तरीके से बनेगा, दैट इज ये हाइड्रोजन, 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 ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जी, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इस ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। यहाँ पर हैलोजन और यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, हैलोजन और यहाँ पर ऐड हो रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपकी बन रही है ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट को हम बोलते हैं पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। 5 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये बन रही है पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। यानी मैं थोड़ी देर बाद पॉइंट लिखने वाला हूँ कि SN2 रिएक्शन गोज थ्रू पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो है आप ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट और, एक पॉइंट आपको बता दूं, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट के साथ एक पॉइंट और आपको बता दूं कि ये जो है ये एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कैसा है मेरे भाई, कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब समझते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब होता है साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। अब ध्यान से समझो, अगर आप ध्यान से देखें
तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बन रहा है, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। उसी टाइम पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड उसी टाइम पर हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग। तो जहाँ पर सेम टाइम पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो और सेम टाइम पर आपका बॉन्ड ब्रेकिंग हो, ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है। ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है, कहने का मतलब ये रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। साइमल्टेनियसली कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बन रहा है और साइमल्टेनियसली कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक हो रहा है तो फाइनल यही बन जाएगा आर न्यूक्लियोफाइल, या ऐसे इधर से जोड़ सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, प्लस एक्स नेगेटिव यहाँ पर हाइड्रोजन में इस तरीके से बनेगा मेरे भाई। यानी ये तो है SN2 की मैकेनिज्म, इतने से बैक साइड अटैक करेगा, रिमोट अटैक करेगा। अब हमको ये ट्रांजिशन स्टेट किसी हाल में स्टेबल रखनी है, किसी हाल में ये रिएक्शन जो है इसमें ये स्टेबल रखना है, जैसे आप पहले उसमें रखते थे। कोई दिक्कत परेशानी है मेरे भाई तो बता, दिक्कत आ गई, मर गई। क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, अब चलता हूँ। करेक्टरिस्टिक पॉइंट लिखना, करेक्टरिस्टिक लिखना जी, करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की खास बातें, जैसे हमने SN1 की करेक्टरिस्टिक लिखी, वैसे हमें SN2 की करेक्टरिस्टिक भी लिखनी है मेरे भाई, है ना। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता लग गया। कंपैरिजन करो SN2 से, SN1 से। SN1 था टू स्टेप मैकेनिज्म और SN2 है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। SN1 है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, तो बोलूँगा SN2 इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, एक स्टेप में होगी और आपको पता है वो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगी। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई हो नहीं सकती है। तो याद कैसे रखोगे, SN2 है, यहाँ पे 2 है तो समझ जाना वन सिंगल स्टेप। अगर पीछे 1 था, SN1 में तो आप समझ जाएंगे 1 2 स्टेप होंगे। ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रखना मेरे भाई, याद रखने को तो आप रख ही लेंगे, सिंपल बात है। पहला, दूसरा पॉइंट, SN1 रिएक्शन जो थी वो कार्बोकैटायन के थ्रू जाती थी। यहीं पे पॉइंट समझो, SN1 जो थी वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है, जबकि हमारे पास SN2 जो है वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाती है। वो क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगी। तो बी पॉइंट लिखूंगा, पॉइंट नंबर बी। नंबर सेकंड पॉइंट क्या लिखूंगा मेरे भाई, नंबर सेकंड पॉइंट लिखूंगा, SN2 goes through पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट, जबकि SN1 किससे जा रही थी, कंपैरिजन करोगे तो ज़्यादा आसानी से चीज़ों को समझ पाओगे। SN1 किससे जा रही थी, SN1 जा रही थी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से। सिंपल है, इसका मतलब अब की बार हमको ट्रांजिशन स्टेट क्या रखनी है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना है। और नाम बोल रहा है पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट, तो इस बात का मतलब अब की बार क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना इसके चारों तरफ, इन पे, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल उतना अटैक कम कर पाएगा। कलेक्ट बात को समझना, न्यूक्लियोफाइल उतना अटैक कम कर पाएगा तो रेट कम आएगा, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, सिंपल है। तीसरा पॉइंट हमने क्या कहा, SN2 एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है, SN2 इज कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब मेरे भाई साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग,
साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्म होगा और बॉन्ड ब्रेक होगा। बिल्कुल सिंपल है, ये तो आपको बात पता ही चल रही है। कंसर्टेड मैकेनिज्म है, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनेगा और कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटेगा। सिंपल है मेरे भाई। चौथा पॉइंट आपको पता ही है, अगर ध्यान से देखो, स्लो स्टेप है, आरडीएस स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। चेक करो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इस बार अगर आप ध्यान से देखें, एल्काइल हैलाइड भी आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, यानी दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। एल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रेट जो होगा, रेट ऑफ SN2, कैसे लिखूंगा? SN2 कैसे लिखूंगा मेरे भाई? आपको पता ही है, रेट बराबर उसके लिए रेट कांस्टेंट दैट इज के, और दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज RX एल्काइल हैलाइड भी हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी हो रहा है। दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि इस बार रेट लिखते टाइम दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि दो आ रहे हैं तो नाम पड़ा बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी अब की बार न्यूक्लियोफाइल को भी मैटर होगा, न्यूक्लियोफाइल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? यानी समझो बात को। चौथा पॉइंट तो सबसे यही से बोल सकता हूँ कि रेट जो होगा, रेट ऑफ SN2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लीविंग ग्रुप एबिलिटी। पीछे भी था लिविंग ग्रुप और यहाँ पर भी था लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये जितना जल्दी ये टूटेगा उतना फेवरेबल है, उतना फेवरेबल है ना। है तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म, लेकिन इस पर भी डिपेंड, पता लग रहा वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा, तो कंसर्ट वो बॉन्ड बनाएगा कैसे? क्योंकि कंसर्टेड मैकेनिज्म है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, यानी फिर से रेट ऑफ SN2 पूछूं कि RF में, RCl में, RBr में और RI में कैसे होगा जी? तो आप क्या बोलेंगे? आयोडीन सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो लिविंग ग्रुप बढ़िया है, साइज बड़ा है, बॉन्ड बड़ी होगी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को, अब मैं स्पीड में चलूँगा। क्लियर है मेरे भाई? तो एक तो पॉइंट आप ये समझिए, और आगे चलो। अब चलता हूँ और आगे, और आगे चलता हूँ मेरे भाई, और आगे पॉइंट को समझो। नेक्स्ट पॉइंट समझता हूँ जी, नेक्स्ट पॉइंट समझता हूँ, है ना। के बाद जी पॉइंट आपको ये भी पता लग गया कि ये कहीं ना कहीं रेट जो डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ SN2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि भाई इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा, SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। कितना सरल है जी, सब बातें आपको मैकेनिज्म से पता लग गई अगर आपको मैकेनिज्म अच्छे से आती है। नेक्स्ट पॉइंट, कहीं ना कहीं एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन ध्यान से सुनना, रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। मतलब, या और अच्छे से मैं बोल सकता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इस एल्काइल हैलाइड की जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मैंने बोला ना, स्टेरिक हिंड्रेंस का आपको ध्यान रखना है। क्यों मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ? चेक करो, मान लीजिए कहीं पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। सिंपल है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। कोई दिक्कत? अब क्या होगा मेरे भाई, 3 डिग्री में आपको पता है यार ऐसे होगा ना, ये कोई बताने वाली चीज़ थोड़ी है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, 2 डिग्री में भीड़ और कम होगी, 1 डिग्री में और कम भीड़ होगी। तो जितना कम भीड़ होगा उतना हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, उतना हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। सॉल्वेंट की बात करूँ तो सॉल्वेंट जो होगा
वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि डीएमएफ, डीएमएसओ, क्या अब पता है आपको इस सॉल्वेंट के बारे में? डाइमिथाइल फोर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या एचएमपीटी, बहुत सारे हैं जी, डीएमएस है, बहुत सारे हैं जी। ये फेवर करेंगे, हमेशा फेवर करते हैं, फेवर SN2 रिएक्शन। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो फेवर करते हैं हमेशा SN2 मैकेनिज्म को जी। SN2 मैकेनिज्म को, इतनी बात आप मेरी ध्यान रखें, ये सारे पॉइंट मैंने आपको SN2 मैकेनिज्म से उठा करके एक एक करके दिए जी। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत परेशानी है बता दो, दिक्कत आ गई मर गए हम आज, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आगे चलूँगा। अब जब आप इतनी बात समझ गए तो अब आप समझो स्टीरियो केमिस्ट्री। अब क्या समझो मेरे भाई? अब आप समझो स्टीरियो केमिस्ट्री, जैसे आपने SN1 की पढ़ी थी वैसे इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। जैसे S1 में क्या था मेरे भाई? रेसिमिक मिक्सचर बन रहा था, 50-50 बोल देते हैं हम, तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनोसोमर, सिंपल था। अब यहाँ पर क्या होगा? मान लीजिए आपके पास कोई एक कायरल मॉलिक्यूल है, सुनना जी सुनना, ऐसे बोल देता हूँ, पहले समझाता हूँ आपको, है ना। मान लीजिए कोई ये है, इस पे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो कायरल होगा, मान लीजिए ABCD, ऐसा है, मान लीजिए 4 है लगे हुए है ना, कायरल है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये कायरल है, कायरल है। और थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन सपोज दैट आर आ रही है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सपोज दैट आर आ रही है। हमने रिएक्शन करवाई, आपने बोला इसकी रिएक्शन आपने करवाई न्यूक्लियोफाइल के साथ। किसके साथ करवाई? न्यूक्लियोफाइल के साथ। होगा क्या? न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा कार्बन के सेंटर पे, क्योंकि अगेन है जी, यहाँ पर ए हेलोजन है ना, ए हेलोजन है, मान लो ए है हेलोजन, ये हेलोजन को मान लेता हूँ। तो होगा क्या मेरे भाई? ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया कार्बन के सेंटर से, और ये ऐसा ऐसा ये बन गया बी सी डी, बी सी डी ऐसे बन गया ना। ये 4 मॉलिक्यूल, यानी अगर ये आर था तो इस तरफ जाने पर ये एस हो गया, आर था तो ये इस तरफ जाने पर, यानी जो रिएक्टेंट में, ध्यान से सुनना, जो रिएक्टेंट में कॉन्फ़िगरेशन था वो आर था, और जो प्रोडक्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एस है। तो इसी को ही, मतलब कहने का मेरा, इसी को ही हम बोलते इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और ये इन्वर्जन अब की बात 50-50 कुछ नहीं है, 100% इन्वर्जन है, 100%। पूरा मॉलिक्यूल इस साइड था, पूरा मॉलिक्यूल पलट गया, इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, या इसी को बेहतरीन किताबें नाम देती हैं वाल्डेन इन्वर्जन। वाल्डेन इन्वर्जन क्या नाम देते हैं मेरे भाई? इसी को बेहतरीन किताबें इसको नाम देती हैं वाल्डेन इन्वर्जन। क्या नाम देती हैं? वाल्डेन इन्वर्जन। तो आप लिखेंगे इन SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, इन SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। पूरा मॉलिक्यूल पलट जाएगा अगर वो कायरल हो। एग्जाम्पल होगा कोई एग्जाम्पल मेरे पास? यस, यस, एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के बात नहीं बनती। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और आपको स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ना करवाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। BRAGA above the plane, above the plane पे C2H5, बिलो द प्लेन पे H, फिर से वही, एंड अलोंग द प्लेन पे CH3। यस, मान लीजिए इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ, अब की बात कायरल सेंटर है, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं H2O के साथ। सिंपल है जी, ये है जी। अब चेक करना है ना, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे, दिस इज नंबर फर्स्ट,
this is number second, this is number third, and this one is number four. Fourth priority, 1 2 3, 1 2 3, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन। तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी जो आ रही है वो आ रही है आर कॉन्फ़िगरेशन, आर आ रहा है जी कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल है। अब क्या है जी, ओ एच नेगेटिव आया, बैक साइड से अटैक करा, बैक साइड से अटैक करा, ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बना वो ऐसा बना, ओ एच CH3 below the plane hydrogen and above the plane C2H5। कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ, 1 2 3 दैट इज एस, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन, तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको पलट देना है, पलट देना है जी। इसका मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन में चली गई, इसीलिए हम बोलते हैं इसको इन्वर्जन, इन्वर्जन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी SN2 करवाने के बाद पूरा मोलिक्यूल आपको पलट देना है। तो SN1 में रेसमिक मिक्सचर बनता है और SN2 में आपका ये बनता है जी। कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई यहाँ पर नहीं हो सकती आगे, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में आप समझ चुके हैं, SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 रिएक्शन कैसे काम करती है, ये दोनों चीज़ें अभी तक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिंपल है। अब चलता हूँ मेरे भाई नेक्स्ट बात पे, अब चलता हूँ मेरे भाई नेक्स्ट बात पे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2। हेडिंग डालो, अब हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2। चलना जी, चलना मेरे भाई, हेडिंग डालना। अब ध्यान से इस पॉइंट को समझते हैं जो आपके काम आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन, दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो SN1 और SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते होंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, यहीं से आपको पता लगना स्टार्ट होगा कि कब SN1 होगी और कब SN2 होगी। तो ध्यान से समझना, फिर इसके सारे एग्जाम्पल एक साथ करवा दूंगा तो सब्स्टिट्यूशन आपका खत्म हो जाएगा। सिंपल है जी। देखो, जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं SN1 और SN2 के, तो ध्यान से देखना, फैक्टर को मैं तीन टाइप से क्लासीफाई करूंगा, फैक्टर्स को मैं तीन टाइप से क्लासीफाई करूंगा। नंबर फर्स्ट वन इज दैट इज कॉमन फैक्टर, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा दैट इज कॉमन फैक्टर, यानी जो SN1 और SN2 के लिए सेम होंगे उनको मैं नाम दूंगा कॉमन फैक्टर। जिनमें कॉमन फैक्टर में सबसे पहला है दैट इज नेचर ऑफ कार्बन एटम, इसको पढ़ूंगा। कार्बन एटम का नेचर कैसा है उस पर भी SN1 एंड SN2 डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ कार्बन एटम ये दोनों के लिए कॉमन है। दूसरा, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, या मैं बोल सकता हूँ लिविंग ग्रुप एलिजिबिलिटी, ये फैक्टर भी दोनों के लिए कॉमन है मेरे भाई। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी ये दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है, सिंपल बात। दूसरा, कॉमन फैक्टर के बाद अब सेकंड चलूंगा अनकॉमन फैक्टर, जो दोनों के लिए अलग अलग है। अनकॉमन फैक्टर जो दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है। अनकॉमन फैक्टर में मैं एक फैक्टर की बात करूंगा दैट इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ लेकिन और डिटेल करूँगा। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट इस पर भी डिपेंड करेगा। और तीसरी और आखिरी बात जो डिपेंड करता है, पॉइंट नंबर थर्ड, ये बी पॉइंट है। तीसरा कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा? पहला होगा कॉमन फैक्टर जो SN1 और SN2 दोनों के लिए होगा। दूसरा अनकॉमन फैक्टर जो SN1 के लिए अलग, SN2 के लिए अलग। और तीसरा हमारे पास होता है अदर फैक्टर, अदर्स फैक्टर। तो तीन फैक्टर होंगे जी, अदर्स फैक्टर।
अदर फैक्टर में हम जनरली दो फैक्टर की बात करेंगे। सबसे पहला तो फैक्टर हम पढ़ेंगे दैट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट रोल प्ले करेगा। और दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो इतने फैक्टर होते हैं, अगर आप इतने फैक्टर सारे समझ गए तो इसका मतलब आप अपने आप समझ जाएंगे कि SN1 और SN2 का क्या कारनामा आपके केस में रहने वाला है मेरे भाई। बिल्कुल सिंपल तरीके से, है ना। एक एक करके शुरू करूं, तो चलिए मेरे भाई शुरू करता हूं। जरा देखना, सबसे पहले कॉमन फैक्टर, एक एक करके सारे फैक्टर लगाना शुरू करता हूं। सबसे पहले ऐसे फैक्टर जो SN1 और SN2 के लिए, दोनों के लिए कॉमन हैं, तो हमने उनको नाम दिया कॉमन फैक्टर। यस, कॉमन फैक्टर अप्लाई करना जरूर सीखना। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर में से भी सबसे पहला नेचर ऑफ कार्बन एटम। इसमें भी पहला मेरे भाई, इसमें पहला है नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का नेचर, नेचर ऑफ कार्बन एटम। ध्यान से समझो, एक पॉइंट समझ जाओ। यहाँ पर पॉइंट समझो। मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझाता हूँ तब बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। मान लीजिए ये रहा, है ना। पहला ये है CH3, CH2, और यहाँ पे कोई हेलोजन है लगे हुए, तो इस सॉरी सॉरी एक, ये पहला फैक्टर है, तो इसको A बोल देता हूँ, पहला मॉलिक्यूल मान लीजिए। दूसरा मॉलिक्यूल B मॉलिक्यूल, दूसरा हमारे पास B मॉलिक्यूल। थोड़ा इधर करूँगा तो आपको भी दिख जाऊँगा। बी पे चेक करो जी। बी मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये रहा X, है ना। तीसरा आपसे पूछूं मेरे भाई, मान लीजिए तो आपसे पूछूं CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर X लगा हुआ है ना। यानी एक बार एल्केन से जुड़ी हुई है, एक बार एल्कीन से जुड़ा हुआ है, एक बार एल्काइन से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले कॉमन फैक्टर में एक चीज ध्यान से अगर आप बात समझें, अगर इस कार्बन को ध्यान से देखें, ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन को ध्यान से देखें, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन को ध्यान से देखें, ये कार्बन है sp हाइब्रिडाइज, है ना। और आपको पता है परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब पॉइंट आप ये समझे, जब मैं SN1 की बात करूंगा, ध्यान से सुनना, जब हम SN1 की बात करेंगे, पहले SN1 की बात करता हूँ, तो पहले कार्बन में SN1 का क्या था कि ये यहाँ से लीव करेगा, लीव करेगा, लीव करेगा। जहाँ से आसानी से लीव करेगा, इसका मतलब हमारे पास वहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, वहाँ पर बढ़िया से कार्बोकैटायन बनेगा। जहाँ पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, वो रिएक्शन फास्ट होगी SN1 के केस में। तो ये बना कार्बोकैटायन दैट इज दिस वन। इसके केस में कार्बोकैटायन बनेगा दैट इज डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बोकैटायन CH2 प्लस। और इसके केस में भी चेक कर, CH ट्रिपल बॉन्ड C और इसके ऊपर कार्बोकैटायन, है ना। तो आप ध्यान से देखें, क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ SN1 जो होता है, ध्यान से सुनना, SN1 का जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज एस करेक्टर के। ध्यान से सुनना, परसेंटेज एस करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मेरे भाई, समझदार तो आप हो ही हो, लेकिन बात समझो। जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा, इसका मतलब परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने का क्या मतलब है। परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने का मतलब आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी मतलब कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी, हाँ, है ना। स्टेबिलिटी कम होगी, यही तो समझा। क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर लगा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं हम। या बगल वाला कार्बन sp3, आप ये बोल सकते हैं। यहीं से देखना, यहाँ पर sp3 पर है, यहाँ पर sp2 पर है, यहाँ पर sp पर है, तो परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा। इसका मतलब बनने वाला कार्बोकैटायन ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है,
तो इसका मतलब इसमें SN1 का रेट फास्ट आएगा, जबकि ये कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल है। क्यों एम आई लीस्ट स्टेबल? क्योंकि ये जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है, वहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर जो होगा वो परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज़्यादा है जी, बिल्कुल सिंपल बात। तो ये तो कोई खतरनाक पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं। तो इसका मतलब एल्केन पर बढ़िया होगी, एल्कीन पर और कम होगी, एल्काइंस पर और कम होगी। ये तो राजी SN1 की बात। कैसे पता लगा? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। सेम टू सेम बात कर सकता हूँ कि जब मैं रेट ऑफ SN2 की बात करूंगा, कॉमन फैक्टर चल रहा है, रेट ऑफ SN2 वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंट एस करेक्टर के, परसेंटेज एस करेक्टर से लिखना पूरा, परसेंटेज एस करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब SN2 में ऐसा क्यों हुआ जी, चेक करना है ना। SN2 में ऐसा क्यों हुआ? मान लीजिए ये ले ले, मान लीजिए यही ले ले, तो यहाँ से SN2 में क्या था, ये आएगा बैक से अटैक करेगा आसानी से। यहाँ पर क्या दिक्कत हुई जरा चेक करो, यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि क्योंकि SP है ये, तो इसका मतलब इसने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हल्का सा खींचा होगा, है ना, बीच में होंगे, आप खींचेगा तो खैर क्लोरीन ही खींचेगा तो क्लोरीन, लेकिन ये अगर इसमें इसके पास ज़्यादा थे तो इसमें हल्का सा बीच में आ गए, इसमें और पास आ गए, तो इसका मतलब परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन थोड़ा कार्बन की साइड में शिफ्ट होंगे, कार्बन की साइड में शिफ्ट होंगे, तो इसका मतलब बॉन्ड थोड़ा मजबूत हो रही है, बॉन्ड थोड़ा मजबूत हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जो SN2 होगा वो कम होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, पहला फैक्टर तो बिल्कुल नॉर्मल है कि जो अनकॉमन, जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन में पहला बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई। कोई दिक्कत कॉमन फैक्टर में, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताओ, हम कॉमन फैक्टर में मर गए मेरे भाई। दूसरा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। दूसरा फैक्टर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, दूसरा फैक्टर है लिविंग ग्रुप एबिलिटी, है ना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, इसको भी चेक करना मेरे भाई। आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि SN1 भी लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करता है, क्योंकि RDS स्टेप में पढ़ रहा था, और SN2 भी लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करता है, क्योंकि उस पर भी RDS स्टेप पर पढ़ रहा था जी। जैसे देखो, मान लीजिए एक बार कार्बन से फ्लोरीन अटैच है, एक बार कार्बन से क्लोरीन अटैच है, एक बार कार्बन से ब्रोमीन अटैच है, और एक बार कार्बन से आयोडीन अटैच है। तो आपको पता ही है कि जो SN1, ये जो फ्लोरीन होगा सबसे पहले ये निकलेगा, तो इसका मतलब फ्लोरीन एक वीक लिविंग ग्रुप है, जबकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये पुअर लिविंग ग्रुप, वीक नहीं बोलूंगा, पुअर लिविंग ग्रुप। ये आपके पास कैसा है, गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी बढ़ेगी। यानी मैं दोनों के लिए कॉमन बात लिख देता हूं कि रेट ऑफ SN1, ऐसे लिख देता हूं, एंड SN2 लिख दूं मेरे भाई, रेट ऑफ SN1 एंड SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए सेम है मेरे भाई। तो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए सेम है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो दो फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर चाहे आप SN1 पढ़ें चाहे आप SN2 पढ़ें, दोनों के लिए कॉमन है। क्लियर है बात? अब चलता हूँ आगे। दूसरा फैक्टर था, दूसरा अगर आपको याद है तो दूसरा फैक्टर था अनकॉमन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन और डिटेल में समझ, अनकॉमन फैक्टर, फैक्टर। और जब मैं अनकॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनकॉमन फैक्टर इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। लिख देता हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनकॉमन फैक्टर इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कैसा है जी, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सिंपल है।
सबस्ट्रेट का नेचर कैसा है, जैसे फिर से वही एग्जांपल लूँ मैं, मान लीजिए ये रहा, मान लीजिए ये लो ए, ऐसे बोल देता हूँ ए, मान लीजिए ए रहा, एक बार CH3X है, सिंपल। दूसरे में क्या लगा हुआ है मेरे भाई, CH2CH3 और X है, ऐसा है मेरे भाई, सिंपल है। यहाँ पे और ऊपर करता हूँ उसको। और तीसरा मेरे पास क्या है कि कार्बन से हैलोजन लगी हुई है और उससे क्या है इस बार तीनों ही मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। ये रहा आपका B और ये रहा आपका C। आपको पता है ये हैलोजन है 1 डिग्री, पहले से पता है। ये हैलोजन है 2 डिग्री और ये हैलोजन है 3 डिग्री। जब आप SN1 कराएंगे तो आपको पता है SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, तो यहाँ पर बनेगा मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन CH3 प्लस। यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 और ये बनेगा दिस कार्बोकैटायन, और इस पर बनेगा दिस कार्बोकैटायन कार्बन। सही लिखना जी, तीनों मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और इस पर तीनों मिथाइल हैं जी। आपको पहले से पता है ये कार्बोकैटायन इज लीस्ट स्टेबल। ये कार्बोकैटायन कैसा है, सबसे कम स्टेबल है इन तीनों में, और ये कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री है और ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है। इस कार्बोकैटायन के पास टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे इस बात का मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। तो SN1 का केस तो बिल्कुल प्राइम एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ गए। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रेट ऑफ SN1 होता है, ध्यान देना, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रेट ऑफ SN1 होता है, इस पॉइंट को समझना, वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस एट बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पर जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे लगे हुए, उसका उतना ज़्यादा रेट आएगा, ऐसा समझो, है ना। क्योंकि कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल बनेगा। देख लो बीटा कार्बन कौन सा होता है जी, बीटा कार्बन ये होता है बीटा कार्बन। इधर देखो बीटा कार्बन, बीटा कार्बन को ध्यान से देखो, ये होता है जी बीटा कार्बन। यहाँ पर देखो, जहाँ पर हैलोजन लगी हुई है तो 0 पोजीशन, ये रहा अल्फा, इस पे तो बीटा है ही नहीं, देखो इसको देखो, हैलोजन 0 पोजीशन, ये रहा अल्फा, इस पे एक कार्बन है बीटा, इस पे कितना है, ये रहा अल्फा, इस पे एक बीटा, इस पे 2 बीटा, इस पे तीसरा बीटा, 3 बीटा। तो बीटा पर जितनी ज़्यादा हिंड्रेंस होगी, जितने ज़्यादा कार्बन होंगे, कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, और जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा SN1 का रेट उतना फास्ट आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे SN2 का रेट पूछूं मेरे भाई, तो SN2 के रेट में आप पक्का ही पक्का गलत कर जाएंगे। मान लीजिए ये रहा, इसके रेट बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको SN2 का बताना है ना। SN2 का मान लो ये है, एक ये है कार्बन, इससे अभी तीनों हाइड्रोजन है, दिस वन, और हेलोजन है, पहला मॉलिक्यूल, सिंपल। दूसरा मॉलिक्यूल और देख, मान लीजिए अब एक हाइड्रोजन हटा करके अब लगा दिया मिथाइल ग्रुप, तो ये रहा सेकेंडरी, ये मिथाइल, ये प्राइमरी, इस पर हेलोजन है लगी हुई, एक्स, सिंपल। ये रहा बी। आपको पता है तीसरा लिख दूं, ये सेकेंडरी है जी, और इस पर लगी हुई है हेलोजन, इसको बोल देता हूँ सी। चौथा देखो, मान लीजिए अब चारों मिथाइल लगा दिए, तीनों मिथाइल, तीनों मिथाइल, CH3 CH3 एंड CH3, यहाँ पर हेलोजन है लगी हुई डी, सिंपल है। अटैक करेगा, अगर आप ध्यान से देखें, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, बैक साइड अटैक करता है SN2 में, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से, क्योंकि हाइड्रोजन है सारे छोटे होते हैं, तो आसानी से अटैक कर सकता है।
सिंपल है, आसानी से अटैक कर सकता है। जबकि यहाँ पर बैक साइड से अटैक करेगा तो मिथाइल बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इसको अटैक करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा दिक्कत आएगी, हाँ है ना। इसका मतलब रेट कम होगा, दिक्कत थोड़ा दिक्कत होगी। भाई साहब बड़ा मोलिक्यूल है वो, और पीछे से अटैक करेगा, जैसे वो अटैक करेगा तो उसको भीड़ होगी ना, रिपल्सन है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो कम होगी। इसमें तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, और ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ से आने में और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इस बार और ज़्यादा मिथाइल आ गए तो और दिक्कत हो गई। इसमें तो भाई साहब सारे मिथाइल हैं, अटैक करने में मौत आ जाएगी, उसके मौत आ जाएगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्यों बहुत ज़्यादा दिक्कत है? क्योंकि तीनों मिथाइल हैं, और तीनों मिथाइल होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब बीटा कार्बन ही नहीं, जितने ज़्यादा बीटा कार्बन पर जितना ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे, जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इसका मतलब SN2 का रेट उतना कम आएगा। यही वजह थी कि SN1 जो होता है, आप बोलते थे कि प्राइमरी में सबसे ज़्यादा, प्राइमरी में सबसे कम, देन सेकेंडरी में ज़्यादा, देन टर्सरी में सबसे ज़्यादा। जबकि SN2 का रेट की जब हम बात करते हैं, रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN2 जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हिंड्रेंस, हिंड्रेंस है ना, हिंड्रेंस एट बीटा कार्बन, हिंड्रेंस एट बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, इसका मतलब SN2 का रेट जो होगा वो उतना हमारे पास कम आएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपके दो फैक्टर क्लियर हुए, कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर। इसीलिए इस बात का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, नोट में बात करके आप समझ सकते हैं कि जब मैं रेट की बात करता हूँ, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब मैं रेट की बात करता हूँ, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको पता ही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना यहाँ से, ग्राफिकली आपको बात समझा रहा हूँ, और यहीं से मजा आएगा, यहीं से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, आप मस्त तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से, है ना। कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ है हमारे पास। मान लीजिए सबस्ट्रेट जो है, एक बार तो है मिथाइल क्लोराइड, एक बार है 1 डिग्री, एक बार है 2 डिग्री, और एक बार है 3 डिग्री। सिंपल। आपको एक बात तो मेरे भाई पता ही है कि जैसे जैसे सुनना, जैसे जैसे मैं मिथाइल से 1 डिग्री जाऊंगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री जाऊंगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाऊंगा, आपको पता है SN1 में कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा, तो इस यहाँ से आ जाने पर SN1 का रेट बढ़ेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन यानी टर्सरी के केस में SN1 सबसे फास्ट होगी, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है। जबकि SN2 का जो रेट होगा, वो SN2 का रेट कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि बीटा कार्बन पर हिंड्रेंस बढ़ेगी, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी, और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी। ये तो रहा इस तरीके से। यानी कहने का मतलब, अगर मैं इसको ग्राफ से समझाने की आपको कोशिश करूं, बेहतरीन तरीके से कुछ मस्त बात समझना, और कुछ ग्राफ वाली बात समझना। मान लीजिए ग्राफ बनाओ ऐसा, है ना, कुछ एक ग्राफ सा बना रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में कुछ बेहतरीन बात बताना चाह रहा हूँ। मस्त मजा आएगा, मस्त मजा आएगा मेरे भाई। यहीं से आसानी से आप ग्राफ बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, मान लीजिए यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है मिथाइल, यहाँ पर रखा हुआ है 1 डिग्री, यहाँ पर रखा हुआ है बीच में, है ना, बराबर रख देता हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर रखा हुआ है 2 डिग्री, और यहाँ पर रखा हुआ है 3 डिग्री। SN1 का अगर आप बनाओ तो मिथाइल में सबसे कम, 1 में और बढ़ा, 2 में और बढ़ेगा, और 3 में सबसे मैक्सिमम होगा, 3 डिग्री में सबसे मैक्सिमम होगा। जबकि ये ग्राफ किसका बना रहा हूँ, ये ग्राफ मैंने बनाया SN1 का। किसका ग्राफ है जी? ये SN1 का। जबकि अगर मैं SN2 का ग्राफ बनाऊं, तो आपको पता है SN2 3 डिग्री में सबसे कम, 2 डिग्री में ज़्यादा, सही बनाता हूँ, 3 डिग्री में सबसे कम, 2 डिग्री में ज़्यादा, और 1 डिग्री में सब और कम, और मिथाइल में सबसे ज़्यादा। यानी ये जो 2 डिग्री है आपके पास, ये 2 डिग्री, ध्यान से समझना, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड एक बॉर्डरलाइन केस है।
क्या है मेरे भाई, ये जो सुनिएगा, ध्यान से सुनना, ये जो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 भी दिखा सकता है और SN2 भी दिखा सकता है। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, हाइलाइट जो है वो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड आर बॉर्डर लाइन केस, बॉर्डर लाइन केस। क्यों बोल रहा हूँ बॉर्डर लाइन केस? अगर 1 डिग्री हैलाइड हुआ, 1 डिग्री हैलाइड, एल्काइल हैलाइड है ना, सही से लिखना, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, हैलाइड, तो हमेशा ऐसा होता है कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 रिएक्शन दिखाता है, हमेशा। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमेशा फेवर करता है SN1, हमेशा फेवर करता है SN1, जबकि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है बॉर्डरलाइन केस, बॉर्डरलाइन केस, यानी ये क्या करता है मेरे भाई, ये SN1 भी दिखाता है और SN2 भी दिखाता है। तो आपको दिक्कत आएगी जब 2 डिग्री कार्बन दिया हुआ होगा। अगर 3 डिग्री कार्बन है, सबसे पहले कार्बन पहचानो, अगर 3 डिग्री कार्बन है तो हमेशा SN1, अगर 1 डिग्री कार्बन है तो हमेशा SN2, मिथाइल की तो बात ही छोड़ दो। और अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री पर सावधान रहें, सतर्क रहें। 2 डिग्री कार्बोकट जो होगा वो बॉर्डरलाइन केस है, वहां पर आपको SN1 भी दिख सकती है और वहां पर SN2 भी दिख सकती है, दोनों है। और जब दोनों ही दिखा सकते हैं तब आपको, अब आपको लगाने पड़ेंगे अदर्स फैक्टर, अदर्स फैक्टर, क्योंकि यहाँ से तो बात बन नहीं रही है, तो अब आपको लगाने पड़ेंगे अदर्स फैक्टर। ध्यान रखें, अब आपको लगाने पड़ेंगे अदर फैक्टर। कोई दिक्कत? हमेशा 1 डिग्री होगा तो हमेशा SN2, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री होगा तो हमेशा SN1, और अगर एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री हुआ, सेकेंडरी हुआ, तो ध्यान रखें SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। तब आपको चेक करने पड़ेंगे अदर्स फैक्टर और फैक्टर्स, और फैक्टर्स। तो इसका मतलब अदर फैक्टर की बात कब आएगी? अदर फैक्टर की बात आएगी केवल और केवल 2 डिग्री के केस में, केवल और केवल 2 डिग्री के केस में। 1 डिग्री और 3 डिग्री में अदर फैक्टर आएंगे भी नहीं, ये तो आप देख करके बता दोगे मेरे भाई। कोई दिक्कत? सारे लोगों को क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे भाई? कोई फैक्टर नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको सबको पता ही है बात। नेक्स्ट चलता हूँ, तीसरा फैक्टर। अब आप चेक करेंगे तीसरा फैक्टर, दैट इज अदर्स फैक्टर। दो तो पढ़ लिए, अब आपको तीसरा फैक्टर्स पढ़ना है, अदर्स फैक्टर या अदर फैक्टर। ध्यान रखें, अदर्स फैक्टर कब लगाएगा, फिर बोल रहा हूँ आखिरी बार, अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हुआ तो हमेशा SN2, अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड हुआ तो हमेशा SN1, लेकिन अगर 2 डिग्री हुआ तो SN1 भी दिखा सकता है एंड SN2 भी दिखा सकता है। तब आपको चेक करने पड़ेंगे अदर्स फैक्टर, और अदर्स फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आप हमेशा चेक करें, दैट इज सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इफेक्ट। मैंने आपको मैकेनिज्म में ही बताया, अभी बताया मैकेनिज्म में, कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, तो पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट होता है वो SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। क्या करता है? SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। तो याद रहे, अगर 2 डिग्री हुआ तो सॉल्वेंट चेक कर लेना, अगर पोलर प्रोटिक वाटर कुछ इस तरीके के सॉल्वेंट हुए तो SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, क्योंकि जो कार्बोकैटायन है उस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है, उस कार्बोकैटायन को मेरे भाई स्टेबलाइज करता है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, DMSO, DMF, HMPT, ये सारे हुए, तो ये क्या करता है मेरे भाई?
ये जो है ये हमारे पास SN2 को फेवर करता है, SN2 को फेवर करता है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट उसमें स्टेबलाइज होती है जी। याद रखेंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने क्या बोला, अदर फैक्टर में पहला फैक्टर अगर 2 डिग्री हुआ तो सबसे पहले सॉल्वेंट चेक करना, सॉल्वेंट से भी बात ना बने तो आखिरी चीज आप जरूर चेक करें, आखिरी और लास्ट चीज आप चेक करें, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। तीसरा, दूसरा इसमें भी दूसरा, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। और आपको पहले पता है जब आपने रेट लिखा था तो आपको इतना पता है कि SN1 रिएक्शन के केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी डज नॉट मैटर, न्यूक्लियोफाइल डज नॉट मैटर, वो मैटर कर ही नहीं रहा था क्योंकि RDS स्टेप में आ ही नहीं रहा था वो, तो वो मैटर कर ही नहीं रहा था मेरे भाई। यानी चाहे न्यूक्लियोफाइल वीक हो चाहे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, weak as well as strong, वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग, वीक भी SN1 दिखा सकता है और स्ट्रॉन्ग भी SN1 दिखा सकता है क्योंकि वो तो मुद्दा ही नहीं था, वो तो था ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई नहीं हो सकती। जबकि SN2 के केस में आपको पता है SN2 रिएक्शन में क्या था, न्यूक्लियोफाइल RDS स्टेप में आ रहा था। अगर RDS स्टेप में आ रहा था यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल मैटर करता है, कैसा है, मैटर करता है कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इस बात का मतलब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग अगर न्यूक्लियोफाइल हुआ, स्ट्रॉन्ग अगर न्यूक्लियोफाइल हुआ तो वो फेवर करेगा SN2, फेवर करेगा SN2, सिंपल बात, फेवर करेगा SN2 को। तो ये न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता देता हूँ, यहीं से बात पता लग जाएगी। जनरली न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हमने बोला दो तरीके के होंगे, है ना। वीक न्यूक्लियोफाइल थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कौन से वीक होते हैं, हालांकि जीओसी में पढ़ा होगा आपने, वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल में जनरली आपके पास आते हैं, जैसे आ गया R नेगेटिव, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, सही लिख देता हूँ, जैसे CH3 नेगेटिव, R नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, CH3 मतलब ऐसा है ना, CH3 पे नेगेटिव, NH2 पे नेगेटिव, जनरली ये वीक होते हैं ना, या OH पे नेगेटिव, या OH पे नेगेटिव, या R R O OR नेगेटिव, ऐसे लिख देता हूँ, OR नेगेटिव। ये क्या होते हैं जी, वीक होते हैं, ये वीक होते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वीक कौन से होते हैं, जनरली कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले वीक होते हैं, वाले जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं, जनरली वो वीक होते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग का मतलब बढ़िया होते हैं, जैसे ब्रोमीन नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होता है, क्लोरीन नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होता है, आयोडीन नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होता है, और SH नेगेटिव ये होते हैं स्ट्रॉन्ग। यानी जनरली हेलोजन्स, जनरली हेलोजन्स और सल्फर वाले, सल्फर वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, जनरली सल्फर वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस तरीके से आप वीक और स्ट्रॉन्ग का ध्यान रखें। तो ये कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर और अदर्स फैक्टर पर लगा करके आप चेक भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई यहाँ तक SN1 और SN2 में नहीं हो सकती। और समझो, अब एक बेहतरीन बात समझिएगा, नोट में, नोट में, नोट में बात समझिएगा। और जब बात मैं नोट नहीं लिखता हूँ, मैं तो लिखता हूँ मतलब KKB, एक कोड वर्ड है जी मेरा, मैं लिखता हूँ KKB। KKB का मतलब होता है काम की बात, और KKB छोड़ BJKKB, BJKKB का मतलब बहुत ज़्यादा काम की बात, बहुत ज़्यादा काम की बात। बहुत ज़्यादा काम की बात क्या है, अगर कोई ब्रिज हेड सिस्टम है, समझते हैं आप, नहीं पता तो मेरे भाई फिर बोल रहा हूँ, स्टीरियो ढंग से पढ़,
ये ब्रिजेड, इनको क्या बोलते हैं? ब्रिजेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ये हैं ब्रिजेड कंपाउंड, ब्रिजेड कंपाउंड है। अगर इसको बोलते हैं ब्रिजेड पोजीशन, ये ब्रिजेड पोजीशन है, ये ब्रिजेड पोजीशन। अगर ब्रिजेड पोजीशन पर हाइड्रोजन लगी हुई है तो ना तो SN1 देगा, ना इधर SN1, ना तो ऐसे कंपाउंड SN1 दिखाते हैं, नॉर SN2, ना तो ऐसे कंपाउंड SN1 दिखाते हैं ब्रिजेड कंपाउंड, अगर ब्रिजेड में हैलोजन है लगी हुई तो ना तो SN1 दिखाता है, ना तो SN2 दिखाता है। इसकी वजह यह है, SN1 इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएगा तो वो कार्बोकैटायन बहुत ही अनस्टेबल होता है, जो कि वायोलेट करता है ब्रेड्स रूल। आपको पता है ब्रेड्स रूल ये बोलता है कि इस कार्बन ब्रिजेड कार्बन पर प्लेनरिटी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर कार्बोकैटायन का बनना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए SN1 है। SN2 इसलिए नहीं होती क्योंकि ये कैविटी है मेरे भाई, बहुत भीड़ है वहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में बहुत दिक्कत आएगा। तो ऑलमोस्ट इनर्ट है ये, इनर्ट ऑफ SN1 एंड SN2 बिल्कुल नहीं दिखाएगा, SN1 एंड SN2 को नहीं दिखाएगा। कोई दिक्कत? एक और मॉलिक्यूल है मेरे भाई, जैसे दूसरा सेकेंड मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल है, मान लीजिए दिस वन। इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही लाजवाब है। नाम जानते हैं आप इसका? इसका नाम है नियोपेंटाइल हैलाइड, नियोपेंटाइल हैलाइड। इन मॉलिक्यूल को ध्यान रखिएगा, नियोपेंटाइल हैलाइड, नियोपेंटाइल हैलाइड आप चेक करें, अगर आप ध्यान से देखें जो एल्काइल हैलाइड है, इवन दो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, सुनिएगा, इवन दो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड जो है हमारे पास, वो एल्काइल हैलाइड इवन दो 1 डिग्री है, लेकिन फिर भी ये SN2 का रेट होता है, ये SN2 दिखाता ही नहीं है, डू नॉट शो SN2 रिएक्शन, बहुत गजब इंपॉर्टेंट है। इवन दो SN, इवन दो 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन के बावजूद भी ये जो है वो कभी भी SN2 मैकेनिज्म को नहीं दिखाता है, क्योंकि ध्यान से देख, बीटा कार्बन पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में इस कार्बन पर बहुत भयंकर दिक्कत आएगी भाई साहब, बहुत ही तगड़ा क्राउड है इस पे, 3 मिथाइल ग्रुप है लगे हुए, तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। इस बात का मतलब क्या होगा कि ये है ऑलमोस्ट इनर्ट है, ऑलमोस्ट इनर्ट है। एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करूं तो इसका जो रेट आता है SN2 का, ऑलमोस्ट जीरो आता है, ऑलमोस्ट जीरो आता है। ये मैंने पढ़ा है, सोलोमन की किताब है, सोलोमन एंड फ्राइल की किताब है, आप पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 259, 259 पेज नंबर 259 पर यह एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वहीं से ले रखा हूँ। नियोपेंटाइल हैलाइड का रेट जो होगा SN2 का, वो ऑलमोस्ट जीरो है, इवन दो वो प्राइमरी है, इवन दो वो प्राइमरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि टर्सरी जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन बहुत हिंडर्ड है, और हिंडर्ड होने की वजह से वो रेट ऑलमोस्ट जो होता है वो ना के बराबर हो जाता है मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई है तो बता दो, दिक्कत परेशानी आ गई हम मर गए आज, कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई नहीं हो सकती। ये थी SN1 की मैकेनिज्म, SN2 की मैकेनिज्म, डिटेल्ड मैकेनिज्म, डिटेल्ड मैकेनिज्म सिंपल है। आज की आखिरी बात और सब्स्टिट्यूशन की आखिरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट SN1 और SN2 रिएक्शन, यानी हेडिंग डालना, अब बात को समझो, सम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जरा ध्यान से पॉइंट को समझना। कुछ इंपॉर्टेंट लिखता हूँ और आपको पता ही है, आपको पता इतना चल गया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हेलोजन को हटाऊंगा और उस हेलोजन की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और आपको ये भी पता है कि एल्काइल हैलाइड, सम इंपॉर्टेंट लिखता हूँ मेरे भाई, गजब चीज आपको बता रहा हूँ, मजा ना आए तो बताना, टेबल बना देता हूँ, यहीं पे याद हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी तो आगे बताऊंगा, यहीं पे लिख देता हूँ। मान लीजिए ये रहा, है ना, ये रहा, मान लीजिए एल्काइल हैलाइड है R और X है,
1 डिग्री होगा तो आपको पता ही है SN1 होगी, SN2 होगी। अगर 3 डिग्री होगा तो SN2 होगी, और दो अगर 2 डिग्री होगा तो दोनों हो सकती है। मैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर रखता हूँ, मान लीजिए, है ना। अब तो आप समझदार हो गए, अब तो आप मेरे भाई समझदार हो गए। मान लीजिए सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल आपने रखा, आप KOH रख सकते हैं, NaOH रख सकते हैं। याद करो ना कैसे लिखा रहता है, रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद KOH। तो आपको पता है अगर ये है हैलाइड की जगह पर K पे पॉजिटिव एंड OH पे नेगेटिव, तो आपको पता है नेगेटिव पार्ट आएगा, ये बन जाएगा ROH, यानी ये बन जाएगी आपकी एल्कोहल। तो जब एल्काइल हैलाइड से, याद करना कितना सरल हो गया पढ़ना। अब मैकेनिज्म आपको पता है कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही होगी। अगर ये 3 डिग्री हुआ तो आपको पता ही है SN1, और अगर ये 1 डिग्री हुआ तो SN2, सिंपल। तो अगर मैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KOH के साथ करवाऊंगा तो एल्कोहल बनेगी। सेम टू सेम, तो आप KOH ना बोल के NaOH बोल दे भाई, क्या फर्क पड़ता है, NaOH तो आपको पता है Na पे पॉजिटिव OH पे नेगेटिव, हाँ या ना। तो अगेन क्या बना, एल्कोहल बनेगा ROH। कितना बढ़िया है, केवल OH ही तो जुड़ रहा है, नेगेटिव पार्ट ही तो जुड़ रहा है, नेगेटिव पार्ट ही तो जुड़ रहा है, बिल्कुल सिंपल। हो सकता है तीसरा, मान लीजिए तीसरे में मैं बोलूं कि अब की बार NaOR, ऐसा है NaOR, है ना। NaOR उल्टा लिख दिया ना यार, सही लिखो यार। O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। तो आपको पता है नेगेटिव पार्ट फिर से चिपकेगा, ये बन जाएगा ROR। जाहिर सी बात है भाई, X की जगह OR लग जाएगा नेगेटिव पार्ट, तो इस बात का मतलब ईथर बन जाएगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है मेरे भाई, आपको पता ही है, ईथर बन जाएगा। सिंपल है जी यार, ये तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। और भी रिएक्शन लिखता हूँ, और भी रिएक्शन है मेरे पास। मान लीजिए SH है, मान लीजिए मेरे पास है SH, तो आपको पता है ये बन जाएगा RSH, ये बन जाएगा थायोड, थायोड। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, ये भयंकर इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखें। जब मैं KCN के साथ करवाऊंगा और जब मैं AgCN के साथ करवाऊंगा, इन दोनों को स्टार मानना, इन दोनों को स्टार मानना। ये पक्का पेपर में पूछा जाएगा, KCN एंड AgCN। CN के बारे में थोड़ा समझ, ये पक्का पूछा जाएगा जी पेपर में। साइनाइड, फिर से वही काम की बात, केकेबी काम की बात। इसको ध्यान समझो ना यार, यही तो चीज़ें हैं जिस पे आप फंसते हो। CN, ध्यान से जब, अब ये जो कार्बन है CN है, ऐसा होता है CN, C ट्रिपल बॉन्ड है। आपको पता है इसके पास दो अटैक करने की साइट है, कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। जिसके पास दोनों साइट होती है, इसका मतलब ये है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना, जिसके पास दोनों साइट है। जब कार्बन की साइड से अटैक करता है तो इसको हम बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइल, साइनाइड। और जब नाइट्रोजन की साइड से अटैक करता है तो इसको बोलता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ध्यान से समझ, अब ध्यान समझो, जब हमने केसीएन के साथ रिएक्शन करवाई तो प्रोडक्ट बनता है R ट्रिपल बॉन्ड CN। मैंने बोला कार्बन की साइड से जुड़ा हुआ है तो बनेगा साइनाइड, नेगेटिव है ना, तो साइनाइड। लेकिन जब AgCN के साथ करवाता है तो जुड़ता है नाइट्रोजन की साइड से जुड़ा, तो इसको बोलता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों होता है भाई, चेक करना, देखना, दोनों में अंतर है जी। ये रहा, एक तो है KCN और एक है AgCN। ध्यान से देखना अंतर क्या है। ये जो KCN है ना, ये KCN एक्चुअल में, ये KCN एक आयनिक कंपाउंड है। ये कैसा है, आयोनिक है, आयनिक है। और कार्बन
फ्री है अटैक के लिए, क्योंकि कार्बन मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी है कार्बन की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो ज्यादा अटैक करेगा, कार्बन अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन जो है वो फ्री है अटैक के लिए फ्री है, और वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी है। वो क्या है मेरे भाई, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी है, सिंपल है। जबकि ये जो एजीसीएन होता है ना, ये एजीसीएन कंपाउंड कोवेलेंट है। वो क्या है मेरे भाई, कोवेलेंट है। अगर वो कोवेलेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड है, अगर वो कोवेलेंट है तो इस बार कार्बन फ्री नहीं है, क्योंकि कार्बन तो ऑलरेडी एजी के साथ बॉन्ड बना रखा है, इसीलिए नाइट्रोजन फ्री है। इसीलिए अब की बार कौन फ्री है, नाइट्रोजन जो है वो फ्री है अटैक के लिए, अटैक के लिए। कार्बन नहीं कर सकता है ना, क्योंकि कार्बन ने बॉन्ड बना। अब आप सोच रहे होंगे वो तो यहाँ पे भी था, वो आयनिक है जी, जैसे वाटर में डालेंगे साइनाइड पे नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे लोन पे। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी है, किसकी ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है, क्योंकि मेरे भाई कार्बन हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यही वजह है कि एजीसीएन जो है वो क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसलिए नाइट्रोजन की साइड से अटैक होता है, और इसमें ये है इसलिए हमारे पास इसकी साइड से अटैक होता है। अब बता मेरे भाई, कोई भी पॉइंट में दिक्कत परेशानी है तो अब बता। कितना लंबा लेक्चर हो गया, कितना मजा आ गया, लेकिन इतनी बात याद रखे मेरे भाई, ये बेहतरीन चमचमाता कॉन्सेप्ट था आज की क्लास में। SN1 और SN2 को आपने डिटेल पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी सारी चीज़ों को एक एक करके, सारी चीज़ों को, हर एक चीज़ों को आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए होंगे। नई क्लास में मिलूंगा। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। आप पहला टेस्ट इसमें बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें। ये लेक्चर जो कंटिन्यू रहेंगे ये हमारी एप्लीकेशन पर ही कंटिन्यू रहेंगे। अभी तो इसमें जस्ट लेक्चर चल रहे हैं मेरे भाई। आपसे नई वीडियो में मिलूंगा, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा, एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप सारे लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू जी, थैंक यू जी। कल मिलता हूँ जी, थैंक यू जी।